नमस्कार, दयान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस। इंग्लिश में हम कई सेंटेंसेस देखते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के कई प्रीपोजिशंस का यूज़ हम देखते हैं। उनका यूज़ जो है वो अलग अलग तरीके से उन सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है। तो प्रीपोजिशंस का जो अर्थ है वो मूल अर्थ उस सेंटेंस के हिसाब से उस वाक्य में हम यूज़ करने के लिए उसे उस सेंटेंस में हम लिखते हैं। तो प्रीपोजिशंस में आज हमारी जो ये स्टार्टिंग क्लास है उसमें कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस देखते हैं जिनका जो अर्थ है वो तो एक होता है, लेकिन उनका जो यूज़ है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो ऐसे प्रीपोजिशंस कौन से हैं उनकी आज हम चर्चा करते हैं। कुछ उनके बीच में जो टेक्निकल डिफरेंस है उसे हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, और आगे जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उनमें फिर हम पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार से इन प्रीपोजिशन का यूज़ जो है वो सेंटेंस में हम करते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे जनरली हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन का अर्थ हम लेते हैं पर या ऊपर। सेकंड, अपॉन का यूज़ करते हैं हम, इसका अर्थ भी हम ऊपर या पर लेते हैं। तो यहाँ हम कुछ ऐसे प्रीपोजिशन ले रहे हैं जिनका अर्थ एक होता है लेकिन इनका यूज जो है अलग अलग तरीके से करते हैं हम। सी में हम लेते हैं ओवर। ओवर का अर्थ भी ऊपर या पर होता है। अबो, इसके पश्चात कई बार हम देखते हैं अप। अप का अर्थ भी ऊपर या पर होता है। और कई बार हम देखते हैं एट। एट का यूज़ भी पर या ऊपर होता है। तो ये 6 प्रीपोजिशंस यहाँ पर हैं, ऑन, अपॉन, ओवर, अबो, अप, एट। तो इनका जनरल अगर मीनिंग हम देखें तो वो सबका समान है, इनका अर्थ है ऊपर या पर, लेकिन इनका जो यूज़ है वो अलग अलग परिस्थिति को बताने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑन के बारे में बात करते हैं। ऑन का अर्थ है पर या ऊपर। तो इसके लिए हमें कुछ मैं यहाँ छोटे से चित्र बना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये कोई एक वस्तु है, अगर कोई अन्य दूसरी वस्तु इसको स्पर्श करते हुए इसके ऊपर है और वो स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई गतिशीलता नहीं है, तो इस वस्तु के ऊपर इस वस्तु को बताने के लिए हमें ऑन का यूज़ करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आगे एक सेंटेंस लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कहा जाए ए पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। इसका अगर मीनिंग देखेंगे, हिंदी अर्थ देखते हैं हम सेंटेंस का, तो इसका अर्थ है कि ए पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। एक पेन जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा है, तो इसे हम पेन माने, और इसको अगर टेबल मानते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तो टेबल भी अपनी जगह स्थिर है, उसके पश्चात ऊपर जो मान लो वस्तु के रूप में पेन पड़ा है वो भी स्थिर है, दोनों के बीच में स्पर्श है। तो यहाँ जनरल अर्थ हम ले सकते हैं कि ऑन का यूज़ एक वस्तु के ऊपर किसी दूसरी वस्तु का होना, और वो भी बिना किसी गतिशीलता के, क्योंकि जो पेन है वो पड़ा है, वो जब तक उसे हम उठाएंगे नहीं या उसे हटाएंगे नहीं तब तक वो स्थिर अवस्था में स्पर्श करते हुए टेबल के ऊपर पड़ा होगा। तो यहाँ जनरल, हालांकि ऑन के यूज़ जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि ऑन का यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना होता है, ऑन प्रीपोजिशन के रूप में किस जगह काम आता है। लेकिन हम यहाँ इनके बीच में जो एक भिन्नता है उसके बारे में यहाँ बात करें। तो यहाँ हमने लिया है ऑन का यूज़ कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करते हुए और स्थिर अवस्था में पड़ी हो, तो वहाँ ऑन का यूज़ करते हैं। अब लेते हैं हम अपॉन। अब अपॉन का यूज़ किस प्रकार से होगा, इसमें हमें इस प्रकार से समझना है। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो है और स्पर्श भी है, लेकिन ऊपरी जो वस्तु है उसमें गतिशीलता है, यानी वो अपना स्थान बदल सकती है। यानी एक समय या कुछ समय पश्चात वो जो वस्तु है वहाँ पर स्थिर नहीं रहेगी, वो
स्वयं थोड़ा गतिशीलता दिखाएगी। जैसे ए कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल। सेंटेंस का जो अर्थ है वो ये निकल रहा है कि ए कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, यानी एक बिल्ली जो है वो एक टेबल के ऊपर कूद रही है, उछल रही है। तो यहाँ जो बिल्ली है वो उछल रही है, लेकिन इसको स्पर्श करते हुए उछल रही है, इसके टच में है। और यहाँ जो बिल्ली है वो स्थिर नहीं है, उसमें गतिशीलता यानी वो किसी भी समय अपना स्थान जो है वो बदल सकती है। तो यहाँ हमने यूज़ किया है पर या ऊपर के लिए अपॉन का। तो जनरली हम ले सकते हैं कि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु जो है वो स्पर्श करते हुए और फिर भी वो गतिशीलता दिखा सके, तो ऐसी स्थिति में हम अपॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके पश्चात है ओवर। अब ओवर का जो यूज है उसमें आपको ये जो चित्र है उसके अकॉर्डिंग समझना है। यहाँ जो स्थिति है वो है गैप की। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है लेकिन गैप लिए हुए है, और उसके पश्चात यहाँ ऊपरी वो जो वस्तु वो गतिशीलता दिखाए, यानी वो एक समय पश्चात वो जो चीज़ है अपनी जगह बदल देगी। ऊपर तो है लेकिन जगह बदलने के उसके पूरे आसार हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूँ, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। अब देखिए यहाँ इस सेंटेंस का जो हिंदी अर्थ है, हिंदी में जो मीनिंग है वो क्या निकल रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। यानी वाक्य का जो अर्थ है उसमें यही है कि हवाई जहाज सिर के ऊपर उड़ रहा है। तो सिर के ऊपर तो उड़ रहा है लेकिन गैप लिए हुए है। अगर हम यहाँ ऑन का यूज़ करें तो ऑन का अर्थ है कि सर से स्पर्श होना। तो हवाई जहाज जो है सर के ऊपर उड़ रहा है, उसमें अगर हम ऑन माई हेड लिखें तो इसका अर्थ है वो स्पर्श है। दूसरी बात है उसमें गतिशीलता है, तो फिर ये ऑन का यूज़ यहाँ उचित नहीं होगा। अपॉन का हमने पढ़ा था, इसमें स्पर्श होना जरूरी है। जैसे यहाँ मैंने इस सेंटेंस में लिया था कि बिल्ली जो वो एक टेबल के ऊपर कूद रही है, तो वो उसके स्पर्श में है। लेकिन यहाँ आ गया गैप, यानी व्यक्ति नीचे खड़ा है और काफ़ी दूर ऊपर आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। तो ऊपर या पर जो अर्थ आता है वाक्य में कि मेरे सिर के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो उसे बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओवर का। और दूसरी बात कि जो हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है वो गतिशील है। अभी वो सिर के ऊपर लंबवत स्थिति में, कुछ समय पश्चात 1-2 सेकंड बाद में उसकी स्थिति बदल जाएगी, वो दूर चला जाएगा, यानी उसमें गतिशीलता है। तो वो अपनी जगह यहाँ स्थिर भी नहीं है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ओवर का यूज़ हमें तब करना है जब दो वस्तुओं के बीच में गैप हो और ऊपरी जो वस्तु है जिसको हम ऊपर बता रहे हैं वो गतिशीलता दिखाए। इसके पश्चात नेक्स्ट हम ले रहे हैं अब्बो। तो अब्बो के लिए भी आपको इस प्रकार से समझना है। तो अब्बो में भी आपको इस प्रकार से बताना है कि ऊपर जो वस्तु है वो गैप लिए हुए है, यानी यहाँ भी गैप की स्थिति बन रही है, लेकिन ऊपरी वस्तु जो वो गतिशील नहीं, अपनी जगह को परिवर्तित नहीं करेगी, अपनी जगह को नहीं बदलेगी, यानी अपनी जगह ही वो स्थिर रहेगी। और जो नीचे वस्तु है या जो संज्ञा है उससे एक उचित गैप लिए हुए वो है। जैसे अब सेंटेंस से ये बात आसानी समझ में आएगी। मैं लिख रहा हूँ, ए फैन इज रनिंग अबव माई हेड। देखिए इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो ये है कि ए फैन इज रनिंग अबव माई हेड, एक पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। तो अगर हम यहाँ ऑन का यूज़ करें तो स्पर्श होगा सर से, वो हम लिख नहीं सकते हैं। अपॉन का यूज़ करें तो भी इसमें स्पर्श है, गतिशीलता है। ओवर का यूज़ अगर यहाँ करते हैं तो गैप तो सही है कि यानी पंखे और सिर के बीच में गैप है, लेकिन ओवर का मतलब है कि ऊपरी जो वस्तु है वो कुछ समय पश्चात अपना स्थान परिवर्तन कर सकती है, उसमें संभावना बढ़ेगी। अब जो पंखा ऊपर चल रहा है वो एक चक्राकार गति तो कर रहा है लेकिन स्थान परिवर्तन उसमें नहीं है, वो जगह नहीं बदल रहा, अपनी जगह पर वो स्थिर है। तो यहाँ
अबो का यूज़ कब होगा? जब दो वस्तुओं के बीच में गैप हो और किसी वस्तु को ऊपर बताया जा रहा है और वो अपनी जगह स्थिर है, यानी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज़ करेंगे? उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन के लिए अबो का यूज़ करेंगे। इसके पश्चात है अप। अब अप का अर्थ भी ऊपर या पर होता है, लेकिन इसका जो यूज है वो अलग स्थिति में होता है। इसमें हमें इस प्रकार से एक चिन्ह बना के मैं बता रहा हूँ, यानी कोई जो वस्तु है वो इस प्रकार से ऊपर जा रही है, ऊपर की ओर वो बढ़ रही है, तो उसे बताने के लिए हम अप का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस लेता हूँ, ए कैट climbed up the wall। सेंटेंस है ए कैट क्लाइम्ब अप द वॉल, एक बिल्ली दीवार पर चढ़ गई। तो यहाँ पर वो बिल्ली पहले नीचे थी, उसके पश्चात वो जो है उस दीवार के ऊपर चढ़ी। तो इस अप का यूज़ हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि यदि निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर जाया जाए, नीचे से ऊपर की ओर अगर मान लो किसी चीज़ के बढ़ने या ऊपर की ओर जाने का अगर हमें बताना हो तो हम अप का यूज़ करेंगे। तो इस अप का अर्थ है पर या ऊपर। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि एक बिल्ली दीवार के ऊपर चढ़ गई। तो यहाँ हम ऑन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपॉन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओवर का नहीं कर सकते हैं, अबो का नहीं कर सकते हैं। यहाँ अप का यूज़ होगा, क्योंकि निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाने की स्थिति को बताने के लिए हम अप का यूज़ करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट है एट का यूज़। एट का अर्थ भी होता है पर या ऊपर, ठीक है, ये अर्थ हम इसके लेते हैं। तो इसमें आपको समझना है, जैसे कोई स्थान या जगह है, उस स्थान या जगह के आसपास किसी व्यक्ति का होना बताने के लिए, वो आसपास है, तो वो बताने के लिए हम जो है एट का यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉज वेटिंग फॉर यू एट रेलवे स्टेशन। वह तुम्हारा इंतजार रेलवे स्टेशन पर कर रही थी। तो रेलवे स्टेशन पर का अर्थ ये नहीं कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठ करके जैसे ऑन का यूज़ करें, अपॉन का यूज़ करें, या फिर कोई गैप बताने के लिए ओवर या अबो का यूज़ करें। तो कहने का अर्थ है कि रेलवे स्टेशन के आसपास या उस जगह के नज़दीक होना, उसे बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि वह स्कूल गेट पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। तो एट का अर्थ है उस जगह के आसपास होना। जैसे कहें कि मैं जो है वो बस स्टैंड पर खड़ा था, है, तो उसमें भी जो है यूज़ होगा एट का बस स्टैंड के लिए। तो इस प्रकार से हमने ये समान अर्थ वाले यहाँ प्रीपोजिशन देखे, ऑन, अपॉन, ओवर, अबो, अप और एट। इनका अर्थ एक है, लेकिन इनका यूज़ जो है वो हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो इसके बारे में हमने बात की। अब इनके अन्य जो यूज़ किए जाते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, वो हम जो है जब इनका डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे उस समय पढ़ेंगे कि ऑन का यूज़ और अन्य किन स्थितियों में होता है। तो यहाँ जनरल एक अर्थ बताने के लिए मैंने आपको इन चित्रों के माध्यम से समझाने का यहाँ प्रयास किया है किस प्रकार से हम ऑन, अपॉन, ओवर, अबो, अप और एट का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं इन और इनटू। इनका अर्थ होता है अंदर और इनटू का अर्थ भी होता है अंदर। तो यहाँ आपको इनके यूज़ के बारे में समझना है। दोनों का यूज़ जो है वो भिन्न भिन्न स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। जैसे हम पहले बात करें इनका, तो इनका अर्थ है कि किसी वस्तु का पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के अंदर होना बताने के लिए हम जो है वो इनका यूज़ करते हैं। जैसे
आई सा ए कैट इन द किचन। मैंने रसोई घर के अंदर एक बिल्ली देखी। तो ऑलरेडी वो बिल्ली वहाँ उस रसोई घर के अंदर थी, दिखाई दी मुझे, तो ये कहने का अर्थ है वो पर्टिकुलर पहले उस क्षेत्र के अंदर थी। अगर हम इनटू के बारे में यहाँ अध्ययन करें तो इनटू का अर्थ भी अंदर, लेकिन यहाँ इनटू का यूज इस प्रकार से होगा किसी वस्तु का किसी क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर जाना। तो उस स्थिति में हम जो है इनटू का यूज करते हैं। जैसे ए कैट एंटर्ड इनटू द किचन। एक बिल्ली ने रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, तो कहने का अर्थ है पहले जो बिल्ली है वो बाहर थी और उसके पश्चात जो है वो उस रसोई घर के अंदर उसने प्रवेश किया, तो यानी वो पहले बाहर थी और फिर उस क्षेत्र के अंदर वो घुसी। तो यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, एक जगह से दूसरी जगह में जाना, उसके लिए हम जो है इनटू का यूज करते हैं। जैसे आई थ्रू ए स्टोन इनटू द वाटर, मैंने एक पत्थर जो है वो पानी के अंदर फेंका। तो पहले पत्थर जो है वो हाथ में था और उसके बाद फेंकने के बाद जो वो सामने पानी उसमें जाकर के गिरा, तो उसके लिए इनटू का यूज यहाँ हम करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट हम लेते हैं अंडर। और अबोव। अंडर का अर्थ भी है नीचे और अबोव का अर्थ भी है नीचे। अंडर हम ऑपोजिट लेते हैं ओवर का। तो जिस प्रकार हमने ओवर में देखा था कि ओवर में एक गैप और ऊपरी वस्तु का गतिशील होना बताया जाता है, उसी प्रकार अंडर का अर्थ भी ये है कि किसी एक वस्तु के नीचे किसी वस्तु का होना और उसका गतिशील होना, उसे बताने के लिए हम जो है वो इसका अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे सम काउज वर सिटिंग अंडर ए ट्री। कुछ गायें एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तो गायें पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन वो कुछ समय पश्चात गतिशील हो सकती हैं, अपने स्थान को परिवर्तित कर सकती हैं। तो पेड़ के नीचे, यानी इसको हम पेड़ माने, और पेड़ और जो नीचे स्थान है उसके बीच में यहाँ हमें गैप की स्थिति दिखाई दे रही है। और जो नीचे गायें बैठी है वो कुछ समय पश्चात अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकती हैं, गतिशील हैं, अपनी जगह को बदल सकती हैं। तो यहाँ हम नीचे दिखाने के लिए अंडर का यूज करेंगे। इसके पश्चात है अबोव। अबोव का हमें यहाँ ऑपोजिट लेना, बिलो होता है। बिलो, बिलो का अर्थ है नीचे, अबोव का अर्थ होता है ऊपर। तो जैसे हमने अबोव में देखा था कि ऊपरी वस्तु और नीचे जो वस्तु उसके बीच में गैप होना और ऊपरी वस्तु का स्थिर होना, तो इसमें भी यहाँ आपको दोनों जो वस्तुएं हैं उनके बीच में गैप तो है, लेकिन जो नीचे वस्तु है उसका स्थिर होना बताने के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे बिलो का। जैसे ए फ्लोर इज बिलो ए रूफ। एक फर्श जो है वो एक छत के नीचे होता है। तो फर्श और छत के बीच में हमें यहाँ बिल्कुल गैप दिखाई देगा, और इसके अलावा जो फर्श है वो एक स्थिर अवस्था में है, यानी अपनी जगह या अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगा। तो गैप बताया गया है और नीचे बताया गया है और स्थिर अवस्था है, तो ऐसी स्थिति में हम बिलो का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है दोनों चीज़ें हो गई, इन और इनटू। इन और इनटू में इनका यूज़ करने में फ़र्क है, और इसी प्रकार अंडर और बिलो इनका यूज़ करने में भी फ़र्क है। इसी प्रकार हम दो वर्ड और लेते हैं प्रीपोजिशन ग्रुप में, जिनका काफ़ी यूज़ हमें देखने को मिलता है। कई सेंटेंसेज हमने देखे हैं जिनके अंदर अमंग और बिटवीन का यूज़ होता है।
अमंग और बिटवीन का यूज किस प्रकार से होता है? अमंग का अर्थ होता है मध्य में या बीच में, मध्य में, बीच में। इसका अर्थ भी होता है मध्य में, बीच में, या हम कह सकते हैं के मध्य। इसका अर्थ भी हम ले सकते हैं के मध्य। तो अमंग और बिटवीन का यूज है के मध्य या के बीच में। जब संज्ञा अनगिनत हो यानी अनकाउंटेबल हो यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो तो उसके लिए अमंग का यूज़ करते हैं। यदि कोई बात बिटवीन टू नाउन्स यानी दो संज्ञाओं के बीच में अगर कोई बात है उसको बताने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। दो स्थितियों के बीच में बताने के लिए, जब हमें पक्का पता है कि दो ही चीज़ें हमारे सामने हैं, उनके बीच में कोई बात है तो उसे बताने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और दो से ज़्यादा हो या अनगिनत हो तो ऐसी स्थिति में उसको बताने के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। इन मिठाइयों को बच्चों के बीच में बांट दो तो बच्चे जो हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं, अनगिनत है। और इसी सेंटेंस को अगर हम कहें डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एंड रवि, इन मिठाइयों को राम और रवि के बीच में बांट दो। तो यहाँ जो बात हो रही है वो राम और रवि के बीच में या के मध्य में के लिए हो रही है, तो यहाँ बिटवीन का यूज़ होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं चिल्ड्रन जो है ऐसे संख्या उसका पता नहीं है, दो से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में अमंग यहाँ अमंग का यूज़ कर रहे हैं यानी बिटवीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका अर्थ तो एक होता है लेकिन इनका यूज़ जो है वो हम अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। तो आज हमने जो स्टार्टिंग क्लास प्रीपोजिशंस के लिए उसमें हमने कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस लिए जिनका अर्थ समान होता है लेकिन इनका यूज़ अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लासें होंगी उनके अंदर हम जो है अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ किन किन स्थितियों में, कैसी कैसी परिस्थितियों में, कहाँ कहाँ होता है, उनका डिटेल से हम जो है अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।